यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर अभी नवंबर का एग्जाम आ रहा है एंड ओनली 40 डेज आर रिमेनिंग एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर ओनली सेकंड ग्रुप तो आपके पास में 10 डेज और मिलेंगे करके, ठीक है। आपके पास में 50 डेज है और ये 40 डेज 50 डेज जो भी आपके पास में है, मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%, आप अपना 100% दे दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर हमारे लिए प्रायोरिटी टॉपिक क्या रहेगा, कौन से सीक्वेंस में हमको पढ़ना है, क्या नवंबर के लिए कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स है, क्या कोई न्यू केस लॉज है वो आपके लिए आए हैं एग्जाम के लिए। तो ये वाले सेशन में हम वही कवर करने वाले हैं। तो मैं पहली चीज तो बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए। आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और ये जो टेलीग्राम वाला चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने 23 अप्रैल को एक मे के लिए एक फाइल डाला था। दिस सेम फाइल इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। This same file is applicable for your examination also because you know that May and November for the both the examination Finance Act 2022 is applicable। तो यहाँ पे यही वाला फाइल आपको फॉलो करना है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में आप अपने पास इसको रखेंगे। तो चलिए, ये वाला जो फाइल है ना, इस फाइल में मैंने आपको सब बता रखा है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे दे रखी है कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें रिलेवेंट है। तो आप अगर देखेंगे ये वाला फाइल, जो रिवीजन प्लान जो आपका था, सीए फाइनल रिवीजन प्लान जो आपका मई 2023 के लिए था, दैट सेम इज एप्लीकेबल फॉर द नवंबर 2023 ओनली ऑल्सो, बिकॉज नवंबर 2023 के लिए भी सेम ही रहेगा, बिकॉज मई नवंबर दोनों सेम ही रहता है, सेम एक्ट लाइक सेम फाइनेंस एक्ट सब सेम रहता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो आपके पास मटेरियल कौन कौन सा रहेगा। तो आपके पास कॉम्पैक्ट रहेगा, कॉम्पैक्ट मई नवंबर 2023 वाला कोई भी चलेगा आपके पास में। कंपाइलर मई नवंबर 2023 वाला रहेगा। आरटीपी जो है वो आपके पास होना चाहिए एंड आपको सुपर 30 देखना है। सुपर 30 कहां पे दे रखा है? तो सुपर 30 आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ये वाला है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो मैंने आपको यहां पे कुछ टॉपिक्स का रेफरेंस दिया है कि इस टॉपिक में से आप ये क्वेश्चन करिए, इस टॉपिक में से आप ये क्वेश्चन करिए, तो इससे क्या होगा ना, आपका पूरा कवरेज हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में। तो जैसे आप देखते हैं यहां पे, तो मैंने आपको यहां पे दे रखा है कि स्पेशल रेट वाली जो है 115 BAA BAB BSc BAD, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा। यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक आफ्टर कंप्लीटिंग द PGBP एग्जाम्पल। एक तो मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा है, वो आपको करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 5 है जो सुपर 30 में है, वो आपको करना है। तो सुपर 30 में से अगर ये क्वेश्चन करते हैं, इतना करते हैं, तो आपका ये टॉपिक का रिवीजन पूरा हो जाता है। तो ऐसे आपको ये फॉलो करना है। तो यही वाला जो चीज है वो आपको फॉलो करना है और इसके साथ में आपको रिवीजन करना है। इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कैपिटल गेन से क्वेश्चन आएगा, आइदर वो स्लम सेल से आए या फिर वो यूलिप से आए या फिर 9B 45 से लास्ट टाइम भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने के प्रबल चांसेस है, प्रबल दावेदारी है करके, ठीक है। तो ये वाला फाइल आपको फॉलो करना है। अब इसके साथ में आपको मैंने यहाँ पे केस लॉज का लिस्ट दे रखा है, तो ये केस लॉज आपको देखने हैं। इसके अलावा केस लॉज देखने की जरूरत नहीं, इसके साथ में सिर्फ अभी जो नए केस लॉज और कुछ आए हैं। तो जैसे ये केस लॉज है, जैसे एपेक्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, ये केस लॉ अभी नए वाले केस लॉ में भी इंक्लूडेड है, तो ये आपको देखना है। न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी है, पाइनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए, ये आपको 3 नए केस लॉज है, बट अभी नए केस लॉ की लिस्ट में भी ये दे रखे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में बाकी ये जितने भी केस लॉ है ये आपके कॉम्पैक्ट में कवर है, तो आपको इसको कॉम्पैक्ट से देखना है। तो कॉम्पैक्ट से आपको इतने केस लॉज है वो आपको देख के जाना है। और अभी जो न्यू केस लॉ है 13 केस लॉ, 13 में से 3 तो यही रहे, तो अप्रोक्स 10 बचे, बट 10 में से बहुत सारे ऑलरेडी यहां कवर है। जैसे विप्रो फाइनेंस लिमिटेड, आई ऑलरेडी कवर्ड हियर इन द कॉम्पैक्ट ओनली करके, ठीक है। और वही केस लॉ इंस्टीट्यूट ने नए केस लॉ की लिस्ट में दे रखा है, तो वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपको अभी तक का कंक्लूजन ये है कि ये वाला फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके हिसाब से आप चीजें देख लीजिए। अब एक बात समझना, मैं आपको बता दूं, आपको इस बार एग्जाम के लिए एमटीपी आरटीपी को इग्नोर नहीं करना है। और एमटीपी आरटीपी कौन सा वाला? आप लोग एमटीपी एंड आरटीपी मई 2023 एंड नवंबर 2023 दोनों आप ढंग से करके जाएंगे। मई 2023 भी करके जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक बात बताऊं, मई 2023 का आरटीपी वाज द सुपर आरटीपी, बहुत बढ़िया आरटीपी बनाया था मई 2023 का। इतने सारे अमेंडमेंट्स कवर किए थे ना, दैट वाज अमेजिंग। और मैं बताऊं, अमेंडमेंट नवंबर में आते हैं, अमेंडमेंट जो है वो एग्जाम में नवंबर में आते हैं। तो ये वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है वो अमेंडमेंट ओरिएंटेड रहने वाला है। अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप मई 2023 का आरटीपी एमटीपी मिस ना करें। आरटीपी तो मिस ना ही करें, एमटीपी अगर आप मिस भी कर दोगे तो चलेगा,
एमटीपी आप छोड़ दोगे तो चलेगा मे वाला, बट मे वाला आईटीपी आप मिस मत करना, उसमें से एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा मुझे फील आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप देखेंगे ना तो मैंने इसमें भी ऐसा लिखा था, जब मैंने ये वाली फाइल दी उस फाइल में भी मैंने ये लिख के दिया था कि भैया सबको आपको एमटीपी तो करना ही करना है, क्योंकि एमटीपी में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट दे रखे हैं ना, दैट इज द बेस्ट अमेंडमेंट। आप देखोगे स्टूडेंट मस्ट डू द आरटीपी एंड एमटीपी एप्लीकेबल फॉर मे 2023। नाउ नवंबर वाला भी आपको करना है, एज इट्स कवर्ड लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट, और मैंने आरटीपी का वीडियो भी बना रखा है मे 2023 का। सो अगर मे 2023 का आरटीपी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते टाइम अगर आपको कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड आप वीडियो पे चले जाएंगे और वो वीडियो से आप है वो कवर कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में मेनी पीपल आर आस्किंग अबाउट द रिवीजन लेक्चर कि सर रिवीजन लेक्चर हमारे लिए कौन से है। तो रिवीजन लेक्चर आपके लिए सेम ही है जो अपन ने पहले आपके लिए रिवीजन लेक्चर दिए थे, वो रिवीजन लेक्चर है, कुछ भी न्यू रिवीजन लेक्चर नहीं है। आप इस चैनल पे जाएंगे सीए भंवर बोराना पे और यहां पे आपको एक प्लेलिस्ट दे रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके और आप क्या करेंगे, मई नवंबर 2023 वाली जो प्लेलिस्ट है इसको आप ओपन कर लेंगे। मई नवंबर 2023 वाली प्लेलिस्ट है, इसको ओपन करेंगे, यहां देखेंगे आपको टॉपिक वाइज रिवीजन लेक्चर दे रखे हैं, जैसे टॉपिक नंबर 1 2 3 ऐसे आपको रिवीजन लेक्चर दे रखे हैं। और आप देखेंगे यहां पे सुपर 30 का मैंने पूरा लेक्चर डाल रखा है। सुपर 30 क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, सुपर 30 में इस बार कोई एडिशन नहीं है, बस आप एडिशन ये समझ लीजिए इस बार का आरटीपी एडिशन है, क्योंकि आरटीपी में इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। एक तो क्वेश्चन उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी पे दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बट ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी मेरे सुपर 30 में पहले कवर कर चुका हूं। तो सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने दिया है एमसीक्यू बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इस बार के एग्जाम में कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो ये रिवीजन लेक्चर है। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे सुपर 30 है जो इंडिया टूर वाला लेक्चर है, वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। पार्ट 1 ये है, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये 3 पार्ट मिला के और पूरे 30 क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व करवाया है बहुत अच्छे से। तो उसको अगर आप सुपर 30 को देखोगे ना तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। मई 2023 का आरटीपी का लेक्चर है वो आपको यहां पे मिल जाएगा करके, ठीक है। और उसके बाद में कुछ जो नए केस लॉज थे मई 2023 के लिए, जैसे वो एक तो पहला दूसरा तीसरा जो 3-4 केस लॉज है उसका वीडियो भी यहां पे डाल रखा है। तो वो पहले वाले जो मई 2023 में जो न्यू केस लॉज दे रखे तो उसका वीडियो यहां पे आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो यहां पे मिल जाएगा। सीए फाइनल न्यू केसेस क्लेरिफिकेशन एंड कॉरिजेंडम ऑफ द कॉम्पैक्ट, तो ये 50 मिनट का एक वीडियो है, उसमें से कुछ पार्ट तो आप स्किप कर सकते हैं, कुछ पार्ट है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो रिवीजन लेक्चर जितने भी है ना उसको मैंने मर्ज करके एक मैराथन लेक्चर और बना रखा है। मैराथन में क्या किया, जहां जहां मुझे लगता था कि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कवर हो सकता है उसको मैंने मैराथन में कवर किया है। तो मैराथन 2 पार्ट में दे रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल रिवीजन लेक्चर नहीं देखना चाहते टॉपिक के, आप छोड़ दीजिए, आप सीधा मैराथन है वो मैराथन को रेफर कर सकते हैं और उसके बाद में सीधे आप क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। क्वेश्चंस वो वाले आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं जो उस लिस्ट में मैंने दे रखे हैं। चलिए ये तो रही बात। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, हमारे नवंबर के लिए कुछ अमेंडमेंट्स है क्या? आंसर इज यस। सो नवंबर के लिए क्या क्या न्यू अमेंडमेंट्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये रहा अमेंडमेंट वाला फाइल। तो कोई इतने अमेंडमेंट नहीं है, विद इन 5 मिनट्स ये अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। देयर आर ओनली 3 स्मॉल अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ फॉर द नवंबर 2023 सम लाइक न्यू अमेंडमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द पैन एंड आधार लिंकेज। ए गाइस यू नो दैट पैन और आधार लिंक करने का लास्ट डेट क्या था? तो इफ यू रिमेंबर देन पैन एंड आधार जो है उसको लिंक करने का लास्ट डेट था 31 मार्च 2022। मींस 31 मार्च 2022 वाज द लास्ट डेट। 31 मार्च 2022 है वो आपका पैन और आधार लिंक करने का लास्ट डेट था। 31 मार्च 2022 वाज लास्ट डेट। लेकिन आपको पता है अगर आप आधार और पैन को लिंक नहीं करते तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लगेंगे। बट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको पता रहेगा। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो आपको 1 साल से पोस्टपोन किया था। एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सपोज टू एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। मींस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज मींस आपका टीडीएस 20% से कटेगा इफ देयर इज नो लिंकेज, और आपका रिफंड नहीं मिलेगा, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अर्लियर वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। गाइस they made one small change and this negative consequences now will be applicable from the 1st July 2023. So only this is one amendment. Only this is one amendment here in the assessment procedure. Ke earlier now still that date to
link Aadhaar and PAN number was 31st March 2022 only, but negative consequences was applicable from 1st April 2023. Now it is applicable from 1st July 2023. That is the first amendment. So just you have to remember that now negative consequences on the SSC for not linking Aadhaar and PAN is applicable from the 1st July 2023. That is only one amendment in the assessment procedure. So here guys, just you have to remember the last line. So here, accordingly the CBDT has by circular specified that consequences specified above will be effective from the 1st July 2023 and would continue till the PAN become operative by intimating Aadhaar number. So here from 1st July 2023 your negative consequences is going to start. Done. Now guys, there is a one more amendment in section 269 ST. Now guys, 269 ST, if you remember, 269 ST ये बोलती है कि in an aggregate from a person in a day you cannot accept the cash of 2 lakh rupees or more. Cash of 2 lakh rupees or more you cannot accept from a person in a single day. One is in relation to single transaction or one is the in respect to the single event or occasion. So in respect to the single event or single occasion you cannot accept the cash of rupees 2 lakh rupees or more from any person. So किसी भी पर्सन से आप 2 लाख रुपीस और मोर इन अ सिंगल डे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एज वेल एज द सिंगल इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ऐसा मैंने आपको मिसलेनियस टॉपिक में दे रखा है. नाउ गाइस हियर अमेंडमेंट इज, क्वेश्चन ये था कि बहुत बार क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपना कोई डीलर अपॉइंट करती है, डीलरशिप अग्रीमेंट कर देती है डीलर के साथ. तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, किसी डीलर को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी और उससे पैसा पूरे साल में मिल रहा है, बट अग्रीमेंट एक है. There is a single agreement of the distributorship or dealership agreement, and under dealership agreement or distributorship agreement, if they are receiving the like अलग अलग डेट पे मुझे पैसा मिल रहा है कैश में, मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा मिल रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि पूरे साल में जो पैसा मिलेगा क्या वो वन इवेंट माना जाएगा क्या? बिकॉज अग्रीमेंट इज वन ना, अग्रीमेंट इज वन, डिस्ट्रीब्यूटरशिप अग्रीमेंट या डीलरशिप अग्रीमेंट है वो वन है. तो यहां पे पूरे साल में जो पैसा मिलेगा क्या वो वन इवेंट माना जाएगा? आंसर इज नो, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ वन इवेंट, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ वन इवेंट. वो आपका वन इवेंट नहीं माना जाएगा एंड वो अलग अलग ही इवेंट माने जाएंगे. इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिंगल डे में कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस डीलर से 2 लाख रुपीस और मोर का कैश रिसिप्ट नहीं होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ में आपका लाइक सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 2 लाख और मोर का नहीं होना चाहिए, उसको सिंगल इवेंट नहीं माना जाएगा. तो देखिए क्या दे रखा है हियर. फर्स्ट इज लाइक दे एक्सप्लेन द प्रोविजन, कि प्रोविजन है एग्जैक्टली क्या वो यहां पे बता रखा है. आपको ये वाला लाइन याद रखना है. On the issue whether all receipt in cash in the previous year need to be aggregated in respect of transaction with the distributor, treat it as a one event or occasion. क्या ये वन इवेंट और ओकेजन माना जाएगा जब डिस्ट्रीब्यूटर से पूरे साल में मिला है कैश, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे मिला है, बट एग्रीगेट इज 2 लाख रुपीस और मोर. सो क्या ये वन इवेंट माना जाएगा? आंसर इज नो. The CBDT white circular number clarify that in respect of the cooperative society, only you have to remember this line, in respect of the cooperative society a dealership distributorship contract by itself may not constitute an event or occasion for the purpose of clause C of section 269 ST, and the receipt related to such dealership or distributorship contract by the cooperative society on any day in the previous year which within the prescribed limit is the complies with the clause A as well as the clause B of section 269 ST may not be aggregate across multiple days for the purpose of clause C of section 269 ST for that previous year. So this is one सिंपल अमेंडमेंट. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी को डीलर अपॉइंट किया, देयर इज अ डीलरशिप अग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटरशिप अग्रीमेंट. नाउ डिफरेंट डिफरेंट डेज पे पैसा मिल रहा है, बट एग्रीगेट पूरे साल का 2 लाख और मोर है, तो क्वेश्चन कैश में, तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये वन इवेंट माना जाएगा, वन ओकेजन माना जाएगा? आंसर इज नो, दिस इज ट्रीटेड एज सेपरेट इवेंट, सेपरेट ओकेजन, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट इन अ सिंगल डे फ्रॉम सिंगल पर्सन दे शुड नॉट रिसीव द 2 लाख रुपीज और मोर इन द कैश, और सिंगल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड दे शुड नॉट रिसीव द 2 lakh rupees or more in cash. So this is the second amendment. Now third amendment is very simple. If you remember the SFT means statement of financial transaction. अगर आपको याद रहे तो बैंक जो है वो बैंक क्या करती है, अगर आपका पूरे साल का मिला के इंटरेस्ट 5,000 रुपीज और मोर है, 5,000 रुपीज और मोर है आपके अकाउंट, जो अकाउंट में इंटरेस्ट है वो कम्युलेटिव इंटरेस्ट पूरे साल का 5,000 रुपीज और मोर है, तो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और वही डिटेल AIS में आ जाती है आजकल.
जो एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट रहता है एआईएस में आ जाती है वो इन्फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन ये आता है, पहले क्या था ना, ये लिमिट 5000 थी, अभी उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के दिस लिमिट को जीरो कर दिया है। मींस आज की डेट में बैंक के साथ में आपका अकाउंट है और बैंक से अगर 1 रुपया भी आपको इंटरेस्ट मिला तो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। आपकी डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी अगर आपके पास 1 रुपया भी आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया। सो इफ इंटरेस्ट इज इवन अ सिंगल रुपीज देन योर इंफॉर्मेशन विल बी पास ऑन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय द बैंक। दिस इज वन स्मॉल अमेंडमेंट। सो हियर क्या बोला हुआ है देखिए, Section 285BA and Rule number 114E require specified reporting person to furnish the statement of financial transaction. For the purpose of pre-filing of return of income, CBDT has issued earlier notification in 2021 and उसमें उन्होंने ये बोला था करके, ठीक है, उस नोटिफिकेशन में क्या बोला था कि the information is to be reported for all the account or deposit holder where cumulative interest exceed 5000 per person in a financial year. Means in a financial year per person का जो cumulative interest है वो अगर 5000 रुपए से ज्यादा है तो उसका डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा। बट नाउ दिस लिमिट इज रिमूव्ड, मींस इवन आपके अकाउंट में 1 रुपया भी इंटरेस्ट है तो आपकी डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। The CBDT wide this notification modify the guidelines mentioning that the information is to reported to the all the account or deposit holder where any interest exceed the zero पर अकाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग जनधन अकाउंट। तो जनधन अकाउंट को छोड़ के अगर बाकी वाले अकाउंट है उसमें अगर सिंगल रुपीज 1 रुपीज इंटरेस्ट भी आया ना देन ऑल्सो योर डिटेल विल बी पास ऑन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली लिमिट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन सो एंड सो विद रेस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट हैज बीन abolished. So in simple word guys, there are 3 small amendment. First amendment is negative consequences will applicable from 1st July 2023, a PAN or Aadhaar not linking. Second is related to cooperative society distributorship agreement और dealership agreement. पूरे साल का कैश एग्रीगेट नहीं करना है आपको, वो पूरा इवेंट नहीं माना जाएगा। 1 year is will not be treated as a single event. And last point ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह है वो किसी को इंटरेस्ट देती है किसी भी अकाउंट में इवन 1 रुपीज से ज्यादा 0 रुपीज से ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसकी डिटेल है वो एआईएस में जाएगी, मींस एसएफटी में जाएगी। और उस पर्टिकुलर केस में यहां जनधन अकाउंट को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है। जनधन अकाउंट को छोड़ के बाकी कोई भी अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट इवन 1 रुपीज है तो उसकी डिटेल एसएफटी में जाएगी। सो दिस इज वन अमेंडमेंट। उसके बाद अपन बात करते हैं केस लॉस की। सर केस लॉस क्या क्या न्यू केस लॉस है? तो देखो केस लॉ नंबर 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू द एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड गाइस दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन द May 2023 केस लॉस। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप सुन सकते हैं, बट मैं बताऊं ये केस लॉ क्यों डाला है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑलरेडी क्लेरिफाइड बाय द लॉ ना। हुआ क्या, एक बात बताइए, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहती है, जो लेबोरेटरीज रहती है, वो अगर मान लो कोई भी रेफरल फीस डॉक्टर को देती है या डॉक्टर को कोई रेफरल फीस देती है या रेफरल कमीशन देती है या फ्रीबीज देती है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 37। बिकॉज 37 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई और एक्सप्लेनेशन बोलती है कि अगर आप कोई भी ऐसा परक्यूजिट देते हो, बेनिफिट देते हो और वो आगे वाला पर्सन नहीं ले सकता, मींस आगे वाला पर्सन कोई ना कोई वायलेशन कर रहा है किसी लॉ का, रूल्स का, रेगुलेशन का, गाइडलाइंस का, तो वो उसके लिए इलीगल है, आपके लिए वो इलीगल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और आपको डिसअलाउड हो जाएगा। नाउ इट इज ऑलरेडी क्लेरिफाइड इन द लॉ, then there is no need of this case law, but then also they have given the case law। तो उन्होंने तो भी ये केस लॉ दे रखा है तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, इन लाइन यहाँ पे लास्ट में उन्होंने आईसीआई ने बताया भी है कि भाई आज की डेट में तो ये हो गया है कि लॉ में ये चेंज हो गया है। सेक्शन 37(1) की एक्सप्लेनेशन डाल दी है और 37(1) की एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजिट, आप किसी को बेनिफिट या परक्यूजिट दे रहे हैं in the whatever form to a person whether or not that carrying the business or exercising the profession, means वो डॉक्टर बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ही इज वर्किंग विद एनी हॉस्पिटल, ही इज अ एम्प्लॉय इन एनी हॉस्पिटल and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in the violation of any law or rules or regulation or guidelines as the case may be and for the time being in force governing the कंडक्ट ऑफ सच पर्सन। मींस यहां पे बेटा अगर वो ले रहा है, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है परक्यूजिट बेनिफिट, वो अगर वायलेशन है किसी लॉ का, रूल्स का, रेगुलेशन का, गाइडलाइंस का, तो वो उसके लिए इलीगल है, तो आपके लिए वो इलीगल एक्सपेंडिचर होगा और वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा करके। ठीक है, चलिए केस लॉ नंबर 2 की बात करते हैं। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एंड ये केस लॉ भी शायद मैंने कहीं ना कहीं पहले आपको करा रखा है, बट नहीं करा है तो मैं आपको बता देता हूं। एक काम करते हैं, यहां पे आईसीआई ने एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जैसे एक एसएससी है जिसका नाम है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है। अब एक बात समझना, इस कंपनी को क्या होता है, रिलायंस एनर्जी
लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस मींस ऐसा बिजनेस जिसपे इनको डिडक्शन मिल रहा है 80 IA में। देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट दे आर गेटिंग द 80 IA डिडक्शन। आजकल 80 IA वगैरह नहीं मिलता, बट पहले बिजनेस चालू करते थे 1 अप्रैल 2017 से पहले तो 80 IA के डिडक्शन मिलते थे। स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम पे 100% डिडक्शन मिल जाता था। अब हुआ क्या, रिलायंस का फॉर एन एग्जांपल एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं एलिजिबल बिजनेस है। तो ऐसा एक बिजनेस है जिस पे डिडक्शन मिलता है, एलिजिबल बिजनेस है, और इस एलिजिबल बिजनेस का पीजीबीपी का इनकम होता है फॉर एन एग्जांपल 90 लाख रुपीस। इसका पीजीबीपी का इनकम होता है 90 लाख रुपीस। 90 लाख रुपीस इस पीजीबीपी का इनकम। नाउ गाइस व्हाट हैपेंड, देयर इज सम अदर बिजनेस ऑफ द सेम एसएससी, एक अदर बिजनेस और है, एंड अदर बिजनेस का देयर इज अ पीजीबीपी का लॉस हो जाता है 20 लाख का, 20 लाख का लॉस हो जाता है। दैट इज नॉन एलिजिबल बिजनेस या नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का देयर इज अ लॉस। सो गाइस कैन आई से दैट फ्रॉम दिस पीजीबीपी इनकम दिस पीजीबीपी लॉसेस कैन बी सेट ऑफ? आंसर इज यस। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर सेट ऑफ हियर नेट पीजीबीपी इनकम is basically 70 lakh. 70 lakh is net PGBP income. Now guys, they are having some other sources income. So for an example, income from other sources is 15 lakh rupees. So here gross total income of the assessee is 85 lakh rupees. 85 lakh rupees is a gross total income. नाउ यहां क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर 80 IA का जो डिडक्शन लेते हैं, 80 IA में बोला हुआ है कि आपको 100% डिडक्शन मिलेगा ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। नाउ 100% डिडक्शन मिलेगा, बट 100% डिडक्शन क्वेश्चन ये आता है कि सर 80 IA का बिजनेस है, उसका पीजीबीपी का इनकम इज 90 लाख। सो यहां पे आप जो डिडक्शन लेंगे अंडर चैप्टर 6 से, दिस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आप लेंगे तो ये कितना मिलेगा? 100% मींस यहां तो 90 लाख मिलना चाहिए, बट आपका नेट पीजीबीपी 70 लाख। सो क्वेश्चन इज दैट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पीजीबीपी इनकम और इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ग्रॉस टोटल इनकम। आपका जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है, इसमें आप 80 IA का डिडक्शन ले रहे हैं, ये 80 IA का डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द नेट पीजीबीपी का इनकम, या जो नेट पीजीबीपी का इनकम 70 लाख है उससे वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, या फिर वो जीटीआई से रेस्ट्रिक्ट करेगा। मींस क्या पीजीबीपी जो नेट आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉसेस फ्रॉम अदर बिजनेस, नेट पीजीबीपी इनकम इज 70 लाख। सो कैन यू क्लेम ओनली 70 लाख डिडक्शन और यू कैन क्लेम द 90 लाख डिडक्शन, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्लेम 90 बिकॉज योर जीटीआई इज 85। सो हियर सुप्रीम कोर्ट गेव द जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट सेज दैट आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से उतना ले सकते हैं जितना आपका जीटीआई है। So here guys deduction you can claim the total 90 lakh but GTI is 85 lakh na, so here maximum 85 lakh deduction you can claim, 85 lakh deduction you can claim and your net taxable income is a 0. Means deduction under chapter 6 से 80 IA is not restricted to net PGBP income. Here guys your PGBP income from specified business is a 90 lakh, so up to 90 lakh you can claim the deduction. बट हियर योर जीटीआई इज 85 ना, तो मैक्सिमम आप 85 लाख का डिडक्शन यहां पे ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर जीटीआई यहां पे 95 होता तो, यहां 95 होता तो पूरा 90 लाख का आप डिडक्शन ले लेते। अगर वो 95 होता तो पूरा 90 लाख का आप डिडक्शन है वो ले लेते, 90 लाख का आप डिडक्शन ले लेते। अगर जीटीआई आपका 95 लाख होता तो आप 90 लाख का डिडक्शन है वो आप ले लेते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द सेकेंड केस लॉ दैट इज रिलेटेड टू द रिलायंस एनर्जी लिमिटेड। आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है ये वाला आपको एक बार रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद में एक सिंपल सा केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द अन्ना साहेब पाटिल मथाड़ी कामगार सहकारी पथपेड़ी लिमिटेड 2023 एंड दिस इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। गाइस इसमें क्वेश्चन क्या था कि would a cooperative society engaged in providing the credit facility solely to its member is eligible for deduction under section ATP? ATP का डिडक्शन मिलेगा या नहीं? आपको पता है ATP का डिडक्शन मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर अदर देन कोऑपरेटिव बैंक।
कोऑपरेटिव बैंक को एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलता. इफ देयर इज अ कोऑपरेटिव बैंक देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एटीपी का डिडक्शन. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा क्या? आंसर इज यस ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ओनली अपने मेंबर को लोन देती है, ओनली अपने मेंबर को लोन देती है, तो वो एटीपी का डिडक्शन ले सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है. तो आप यहां पे देखोगे एनालिसिस एंड डिसीजन की बात करेंगे तो देखिए, merely because cooperative society gives credit facility to its member, only member, it cannot be said that cooperative society is under the banking regulation act. It is not, it is like it cannot be say that it is a cooperative bank. Cooperative bank नहीं बना यार, वो cooperative society है. Banking activity under the act are altogether different activity. There is a vast difference between the credit society giving credit to their own members only and bank providing banking service to the एनी पब्लिक एट लार्ज. मींस कोऑपरेटिव बैंक होती है वो तो सबको लोन देती है ना, तो उसको डिडक्शन नहीं मिलता. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर को लोन देती है तो उसमें डिडक्शन एटीपी का मिल जाएगा 100%. सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सीबीडीटी सर्कुलर एंड द डेफिनेशन ऑफ बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, द एसएससी कैन नॉट बी सेड टू बी द कोऑपरेटिव बैंक और बैंक, एंड देयरफॉर Section ATP subsection 4 denying benefit to deduction to the cooperative bank would not be applicable in this case. And in simple word, apex court, that is Supreme Court, held that assessee could not be termed as bank or cooperative bank. Being the credit society, it is entitled to deduction under section ATP. उसका ATP का डिडक्शन मिल जाएगा. अब एक बात समझो बेटा, एक और केस लॉ, एंड ये केस लॉ भी आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है. और मैं आपको बता दूं, यहां पे 13 केस लॉ दे रखे, एग्जाम में 2 केस लॉज आएंगे. ये 13 केस लॉ में से आपके एग्जाम में 2 केस लॉ आएंगे, और इस बार आपके आरटीपी में भी आई थिंक 2 केस लॉ दे रखे. आरटीपी में इसी में से 2 केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपको आरटीपी में भी दे रखे. तो इट इज लाइक मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम में केस लॉ आने वाले हैं. तो ये वाला केस लॉ भी काफी अच्छा है. देखिए क्या दे रखा है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. गाइस इसमें क्या हुआ, यू नो दैट हमको 10AA का डिडक्शन मिलता है एसईजेड में. अगर आपका एसईजेड में यूनिट है और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस है, तो वहां पे आपको 10AA का डिडक्शन मिलता है. 10AA का डिडक्शन कितना मिलता है? फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सेकंड 5 इयर्स के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एंड थर्ड 5 ईयर के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट. और एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना क्रेडिट किया विच एवर इज लोअर. अब एक बात बताओ, वहां एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट में हम लेते हैं पीजीबीपी इनकम ऑफ द एसईजेड यूनिट. मींस एसईजेड यूनिट का आप पीजीबीपी इनकम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय कर दीजिए टोटल टर्नओवर. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप पीजीबीपी इनकम लेते हैं ना एसईजेड यूनिट का, तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है, आपको पता है पीजीबीपी इनकम एसईजेड यूनिट का लेते टाइम डिडक्शन पर्पस के लिए अगर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक है, सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, या फिर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, या कैश असिस्टेंस है, दैट इज द कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, वो इस प्रॉफिट में नहीं आता करके. ठीक है, वो इस प्रॉफिट में नहीं आता. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बहुत बार क्या होता है कि एसएससी जब एक्सपोर्ट करता है और उसके बाद में कुछ टाइम बाद उसको अगर कंसिडरेशन मिलता है, तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन हो गया. तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन हुआ, तो हियर क्वेश्चन इज दैट कि इस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन है वो इस पीजीबीपी की इनकम में आएगा या नहीं, मींस उस पर डिडक्शन मिलेगा या नहीं. Because for an example, today you sold some goods, means you exported the goods. Today dollar rate is suppose 70. After 1 month, dollar rate is 80, and at 80 rupees you got the consideration. So that time 10 rupees is foreign exchange fluctuation gain. So it should be taxable under the head PGBP. But क्या उस पे डिडक्शन मिलेगा या नहीं? Answer is yes, guys. यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है उस पे डिडक्शन मिल जाएगा. यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि उस पर डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे डिडक्शन आपको मिल जाएगा. तो देखिए क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है, इन ऑर्डर टू अलाउ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, it has to be seen whether such benefit earned by SSC was derived due to export or not. The exchange value based on upward or downward of rupee value is not in the hands of the SSC. It is not in the hands of SSC. SSC का हाथों में नहीं है कि डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. The SSC does not determine the exchange value of Indian rupees, but for the fact that the SSC is an export house, there was no question of earning any foreign exchange. Therefore, when the fluctuation in the foreign exchange rate was solely relatable to the export business of SSC, and the higher rupee value was earned by virtue of such export carried out by SSC, the deduction under section 10AA would be available in respect of such foreign exchange gain. उस पे आपको मिल जाएगा डिडक्शन, कोई भी दिक्कत नहीं है करके. ठीक है, चलिए
उसके बाद न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी, इट इज ऑलरेडी कवर्ड विद द May 2023 केस लॉज। बट ये क्या बोलता है, मैं आपको अगर 2 लाइन में बोलना चाहूं ना, कि देखो आपको पता है सेक्शन 1023C होता है ना, 1023C में कुछ ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहती है जिनका होली मकसद क्या होता है, मींस होली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, दे आर नॉट फॉर द प्रॉफिट पर्पस। तो उनको जो भी प्रॉफिट होता है उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मींस देयर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स, दैट टोटल एग्जेम्प्ट। इफ देयर इज अ प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज टोटली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन एक बात समझना, वहां मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन ही होना चाहिए, आप कुछ और एक्टिविटी नहीं करोगे, कुछ और एक्टिविटी नहीं करोगे। अब एक बात समझना, यहां पे एजुकेशनल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो एग्जामेशन मिल जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड मींस फॉर एन एग्जांपल बच्चों को बुक सेल कर रहे हैं, तो बच्चों को बुक सेल कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, एग्जामेशन मिल जाएगा। या फिर बच्चों को बैग सेल कर रहे हैं या बस का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट ना, तो वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जामेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई एजुकेशनल सोसाइटी ऐसी है जो क्या कर रही है बताए, मान लो हॉल किसी को भाड़े पे दे रही है, सिर्फ उन्होंने मान लो हॉल किसी को भाड़े पे दे दिया, अपनी प्रीमाइसेस भाड़े पे दे दिया और भाड़ा कमा रही है, तो क्या वो इंसिडेंटल टू द एजुकेशन माना जाएगा? आंसर इज नो, और उस पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सो ये केस लॉ आपको चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने आपको May 2023 का जो लिस्ट दिया था उसमें भी ये केस लॉ कवर कराया, उसका वीडियो लेक्चर का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वहां से इसको चाहे तो देख सकते हैं, और अगर आप यहां से रीड करना चाहे तो यहां से भी आप रीड कर सकते हैं। बट आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दैट इज उसका जो कनेक्टेड टू एजुकेशन होना चाहिए करके, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन होना चाहिए, तो उन एक्टिविटी से जो इनकम होगा उस पे भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एज वेल एज अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी सेम केस लॉ है जो पहले में भी मैंने कवर करा रखा है। इसमें क्या है एक बात बताऊं, आपको पता है इस केस लॉ को तो आप छोड़ भी सकते हैं, और छोड़ सकते हैं या फिर आप एक काम करेंगे कि लास्ट वाला जो कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको पता है चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में, और 2 क्लॉज 15 बोलता है चैरिटेबल मींस, पहला सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिलीफ ऑफ पुअर, या फिर एजुकेशन, मेडिकल, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल। एंड गाइस यू नो दैट वहां पे एक ये दे रखा है कि एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इज ट्रीटेड एज योर चैरिटेबल पर्पस। लेकिन वहां पे एक पॉइंट आता है कि एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है वो आपका चैरिटेबल माना जाएगा, लेकिन वहां पे एक पॉइंट ये आता है कि उसमें आपका बिजनेस का रिसिट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस का रिसिट 20% से ज्यादा है तो उस ईयर में वो चैरिटेबल नहीं है, और अगर बिजनेस का रिसिट है वो अप टू 20% है तो वो उस ईयर में चैरिटेबल है। तो यहां पे इन्होंने बोला कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी कमिश्नर देखेगा, वो हर साल इनकम टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करेगी और वो चेक करेगी कि आपका बिजनेस का रिसिट है, और ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आपको वो देखेंगे कि आपकी टोटल रिसिट में बिजनेस का, ट्रेड का रिसिट है वो विद इन 20% है, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी उस साल और आप चैरिटेबल माने जाओगे, अदरवाइज आप चैरिटेबल नहीं माने जाओगे करके, ठीक है। अगर जिस साल वो 20% को क्रॉस कर गए तो उस साल में आप नॉन चैरिटेबल हो, नेक्स्ट ईयर वापस आप अगर चैरिटेबल बनोगे तो उस ईयर में आप वापस एग्जाम्पशन ले सकते हैं। चलिए अब एक केस लॉ है, दैट इज द सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड KLM रॉयल डच एयरलाइंस वर्सेस ब्रिटिश एयरवेज PLC 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और ये केस लॉ मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, एग्जाम में आएगा। ये केस लॉ मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये केस लॉ मेरे को ऐसा लगता है आपके एग्जाम में आएगा। अब एक बात समझना, ये केस लॉ का क्रक्स क्या है, क्योंकि इस केस लॉ ने आपका पुराना जो एक केस लॉ है उसको ओवरराइड कर दिया, पुराना एक केस लॉ है उसको ओवरराइड कर दिया। अब ये कौन से केस लॉ को ओवरराइड किया है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक केस लॉ पढ़ते थे आपकी बुक में, अगर आपको याद रहेगा तो पहले कतर एयरवेज का केस लॉ था, तो आपके कॉम्पैक्ट में भी दे रखा है, वो कतर एयरवेज को केस लॉ को काट लीजिएगा। कतर एयरवेज का एक केस लॉ है उसको आप काट दीजिए, उसको उन्होंने ओवरराइड कर दिया, इस केस लॉ ने उस कतर एयरवेज के केस लॉ को ओवरराइड कर दिया। अब ये केस लॉ बोलता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो, एक एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो, इंडिगो एयरलाइन। अब ये इंडिगो एयरलाइन क्या करती है, टिकट बेचती है, और ये टिकट बेचती है अपने एजेंट्स को। एजेंट में ले लेते हैं, मान लो मेक माई ट्रिप, MMT, मेक माई ट्रिप इज वन एजेंट। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया,
कि इंडिगो एयरलाइंस ने एक टिकट है, उस टिकट की मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस मींस उसकी जो मैक्सिमम प्राइस है उस टिकट की, वो मैक्सिमम प्राइस है फॉर एन एग्जांपल 1 लाख। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम प्राइस है उस टिकट की, दैट इज द 1 लाख। मींस दिस इज अ मैक्सिमम प्राइस, आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं कोट कर सकते, दैट इज मैक्सिमम प्राइस इज 1 लाख। ये डिसाइड होती है कि इससे ज्यादा कोट कोई भी एयरलाइंस कंपनी नहीं करेगी। इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो ने मेक माई ट्रिप को, यही वाला टिकट है वो सेल कर दिया 60,000 में। इंडिगो ने मेक माई ट्रिप को वो वाला टिकट सेल किया 60,000 में। अब एक बात समझना, 60,000 में टिकट सेल कर दिया किसको, मेक माई ट्रिप को, इंडिगो एयरलाइंस ने, और 60,000 में सेल कर दिया। अब एक बात समझिए, मेक माई ट्रिप को 60,000 में सेल किया, अब हुआ क्या कि इसको कमीशन भी मिलता है और इंडिगो एयरलाइंस कमीशन देती है, कितना कमीशन देती है, फॉर एन एग्जांपल 7%, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, 7% ऑफ मैक्सिमम प्राइस है उतना कमीशन देती है। तो 7% ऑफ मैक्सिमम प्राइस का कमीशन देती है, इसका मतलब मैं आपको यह बोलूं कि मेक माई ट्रिप को कमीशन दिया, यहां 1 लाख रुपीस जो है उसका 7% कम्स टू द 7,000। तो 7,000 का कमीशन दे दिया, 7,000 का कमीशन दिया। एक बात बताइए, जब 7,000 का कमीशन दिया इंडिगो एयरलाइंस ने मेक माई ट्रिप को, तो इस पे टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस। अब इस पे टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194H, 194H में टीडीएस कटेगा बिकॉज दिस इज द कमीशन। अब एक और चीज समझना, मेक माई ट्रिप क्या करती है, यही वाली टिकट जो है, यही वाली टिकट वो कस्टमर को सेल करती है। कस्टमर ने ये टिकट बुक की थ्रू द मेक माई ट्रिप, और कस्टमर ने ये टिकट सपोज 80,000 में बुक की, 80,000 में बुक की। अब यहां पे समझिए, इंडिगो ने 60,000 में मेक माई ट्रिप को टिकट दिया था और यही टिकट उसने कस्टमर को 80,000 में दिया। तो एक बात बताओ, मेक माई ट्रिप को एक तो ये 7,000 का इनकम हुआ, अलोंग विद दैट उसको 20,000 का एडिशनल इनकम और हो गया। ये जो 20,000 है, ये 20,000 का इनको एडिशनल इनकम और हो गया, एडिशनल इनकम और हो गया। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जो ये एडिशनल इनकम 20,000 हुआ, क्या उस पे टीडीएस कटेगा या नहीं। तो पहले एक कतर एयरवेज का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था। बॉम्बे हाईकोर्ट बोलती है कि इंडिगो को पता ही नहीं चलता कि ये टिकट कितने में बेचा है, तो ये 20,000 है वो पता ही नहीं इंडिगो को, तो इसके लिए इंडिगो को टीडीएस नहीं काटना। ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था। बट बेटा अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा नहीं है, ये 20,000 है, ये नोन रहता है। आज की डेट में क्या होता है कि इंडिगो को पता रहता है कि टिकट कितने में बेचा है कस्टमर को। इंडिगो को आज की डेट में ये पता रहता है, आजकल ऐसे उनके जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए हुए उसमें पता रहता है कि ये टिकट कस्टमर को कितने में बेचा है। तो जो ये एडिशनल कमीशन 20,000 रुपीज मेक माई ट्रिप को मिला है, इस पे भी इंडिगो को टीडीएस काटना रहेगा, इस पे भी इंडिगो को टीडीएस काटना रहेगा। अभी ये केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का ये बोलता है कि यस, ऑन दिस 20,000 ऑल्सो 194H विल अप्लाई, और 20,000 पे टीडीएस काटेंगे। लेकिन एक बात बोलो, आप बोलोगे कि सर इंडिगो तो यहां पे कुछ पेमेंट ही नहीं कर रहा है, इंडिगो जो कमीशन दे रहा था वो 7,000, उस पे टीडीएस काट लिया, बट हियर इंडिगो इज रिसीविंग 60,000 ना, बिकॉज इंडिगो सेलिंग द टिकट टू द एमएमटी, सो दे आर रिसीविंग 60,000। गाइस, इस 60,000 के साथ में टीडीएस का अमाउंट भी वो कलेक्ट करेंगे। तो जैसे 20,000 है एडिशनल इनकम, इस पे 5% की रेट से कितना हुआ, 1,000 हुआ, तो यहां पे 1,000, इसका मतलब मेक माई ट्रिप से वो लोग 61,000 कलेक्ट करेंगे, और ये 1,000 रुपीज है वो इंडिगो टीडीएस के फॉर्म में गवर्नमेंट को जमा करा देगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। आप इसको इतना सा याद रखेंगे, और उसके साथ में एक आरटीपी में क्वेश्चन दिया है, इस पे आरटीपी में एक बार क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपका काम बन जाएगा। और ये वाला जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सेम इलस्ट्रेशन है जैसा मैंने आपको समझाया यहां पे, जैसा मैंने आपको यहां पे समझाया वो सेम इलस्ट्रेशन है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है इस पूरे केस लॉ में। तो आपको चाहिए तो एक बार आप बेयर रीडिंग कर लीजिए, रीडिंग करने के बाद में आप जो है वो एग्जाम्पल ये वाला देख लीजिए, और फिर सीधा वो आरटीपी में क्वेश्चन दे रखा है वो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो जाए। चलिए, उसके बाद पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए इंडियन ब्रांच का केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड विद द May 2023 ऑल्सो। अब एक बात समझना, ये केस लॉ में हुआ क्या था एग्जैक्टली। ये केस लॉ में ये हुआ था कि लाइक आपको पता है, आपको जो डिमांड नोटिस मिलता है अंडर सेक्शन 156, सो 156 का डिमांड नोटिस मिलता है, यू हैव टू पे द डिमांड विद इन 30 डेज।
आपको 30 डेज में वो डिमांड नोटिस पे करना रहता है। अगर आप नहीं पे करते तो आपको पता है 31st डे से आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है अंडर सेक्शन 220। और 220 का इंटरेस्ट कितना लगता है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। सो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, और उसके साथ साथ आपको 100% पेनल्टी भी लग सकती है। अब एक बात समझिए, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। अब हुआ क्या, एसएससी ने क्या किया कि एसएससी ने मान लो मैप में चला गया। मैप का मतलब होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। बहुत बार क्या होता है कि जैसे फॉरेन की गवर्नमेंट आपको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं दे रही है, तो आप क्या करते हो, इंडिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हो कि सर वो फॉरेन की गवर्नमेंट है ना, हमको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं दे रही। तो इंडिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फॉरेन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपस में साथ में बैठती है और आपका मैप से रिजोल्यूशन करती है, मींस म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर से वो रिजोल्यूशन करती है, और रिजोल्यूशन करके और फिर आपको जजमेंट देती है। तो आपने क्या किया, यहां पे लिटिगेशन में चले गए, मैप में चले गए, और फिर उसके बेसिस पे आप बोलते हो कि हमारा इंटरेस्ट माफ कर दो ना। हमने डिमांड नोटिस 30 डेज में पे नहीं किया। क्यों नहीं किया, बोले हमारा तो मैप में चले गए थे, हम किसी लिटिगेशन में। अरे भाई, आप लिटिगेशन में चले गए थे, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, इट इज अ मैंडेटरी इंटरेस्ट। आपने गवर्नमेंट का पैसा टाइम पे नहीं किया, 30 डेज के अंदर डिमांड नोटिस पे नहीं किया, तो 31 डेज से आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलती है दिस इंटरेस्ट इज मैंडेटरी, यू हैव टू पे दिस इंटरेस्ट, दिस इज नॉट अ रीजन कि आप कोई डिस्प्यूट में गए हो इसकी वजह से ये इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। ऐसा तो हर कोई वैसा ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है करके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ऐसा तो हर कोई वैसा ही करेगा फिर करके, ठीक है। तो देखिए डिसीजन पे चलिए, डिसीजन में क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court observed that merely raising a dispute before any authority cannot be ground not to levy interest or waive the interest under section 220 subsection 2A. Otherwise, each and every SSC may raise a dispute and thereafter may contend that since the litigation was bona fide, no interest is leviable. It is required to be noted that under section 220 subsection 2, a levy of simple interest on non-payment of the tax at the rate 1% per annum as such as a mandatory interest means you have to pay this interest. Now guys, question number case law number 9 है Reliance Telecom Communication, Reliance Telecom Limited, Reliance Communication Limited 2022 का केस लॉ है। ये मैंने आपको क्लास वाली बुक में भी दे रखा है, अगर आप चाहिए तो आप देख सकते हैं, बट आप इसको छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद विप्रो फाइनेंस लिमिटेड का केस लॉ कॉम्पैक्ट में दे रखा है पीजीबीपी में, आई ऑलरेडी कवर्ड इन द रिवीजन लेक्चर आल्सो, सो आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। पीजीबीपी में पेज नंबर 141 पे कॉम्पैक्ट में दे रखा है। उसके बाद केस लॉ नंबर अगर 11 की बात करते हैं, दैट इज द एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस लॉ भी एग्जाम में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2023। एक बात समझिए, आपको पता है हाई कोर्ट जो होती है ना, हाई कोर्ट ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुनती है, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है उसको नहीं सुनती। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होता है उस पे सिर्फ आईटेट इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। आईटेट के बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाता। ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो हाई कोर्ट में जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाता। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो लास्ट आपका आईटेट तक जाता है। अब एक बात समझना, हुआ क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर है क्या हाई कोर्ट किसी एसएससी का आर्म लेंथ प्राइस निकाल पाए? क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस निकालना इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ ना, क्या ऐसा कर सकता है या नहीं, या हाई कोर्ट ऐसा चेक कर सकता है क्या, हाई कोर्ट जो है वो ऐसा देख सकता है क्या आर्म लेंथ प्राइस सही निकाला है या नहीं, या आर्म लेंथ प्राइस में जो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, जो आपने कंपैरेटिव कंपनीज का एनालिसिस किया है वो सही किया है या नहीं। मींस ऑल जो ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स है वो रूल्स आपने फॉलो किए हैं या नहीं, क्या हाई कोर्ट ये देख सकता है या नहीं, और आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो डिटरमाइन कर सकता है नहीं। आंसर इज यस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाई कोर्ट नहीं कर सकता। अगर मान लो इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में क्या होता है कि भैया फैक्ट भी इंक्लूडेड है, कुछ लॉ का भी क्वेश्चन है, तो यहां पे हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट आपकी जो है वो आर्म लेंथ प्राइस वगैरह निकाल सकता है। तो आप देखिए यहां पे क्या दे रखा है, while determining the arm length price the tribunal has to follow the guidelines stipulated under chapter 10 of the income tax act 1961। मींस ट्राइब्यूनल को गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी जो ट्रांसफर प्राइसिंग के टॉपिक में दे रखी है, दैट इज 92 से लेके 92F में। And any determination of arm length price under chapter 10 is not in accordance with the relevant provision of income tax। अगर मान लो ये आपकी arm length price वगैरह relevant provision के हिसाब से नहीं कैलकुलेट की है, then it may be considered as the substantial question of law। ये माना जाएगा substantial question of law है।
अगर मान लो आईटेट ने ट्रांसफर प्राइसिंग के जितनी भी सेक्शन है, रूल्स है, उसको फॉलो नहीं किया तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा और हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट फिर है वो आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मे बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज persuasive itself can be said to be the substantial question of law. Therefore, there cannot be any absolute proposition of law that in all the cases where tribunal has determined the arm length price, the same is final and cannot be the subject matter of scrutiny by the High Court in an appeal under section 260A. When the determination of arm length price is challenged before the High Court, it is always open for High Court. याद रखना, अगर आर्म लेंथ प्राइस है वो आईटेट ने डिटरमाइन की थी बट हाईकोर्ट के पास गया केस, तो ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट केस को नहीं लेगा, वो लेगा। व्हेन द डिटरमिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, इट इज ऑलवेज ओपन फॉर द हाई कोर्ट टू कंसिडर एंड एग्जामिन वेदर द आर्म लेंथ प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड व्हाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलेवेंट गाइडलाइंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स और नॉट। एंड गाइस, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ द कंपेरेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द टू कंपनीज और सिलेक्शन ऑफ द फिल्टर और एग्जामिन वेदर द सेम इज डन जुडिशियली and on the basis of relevant material evidence on the record or not. And High Court can also examine whether the comparable transaction have been taken into consideration properly or not. That is to the extent as whether non-comparable transaction are considered as comparable transaction or not. In simple word मैं बताऊं, अगर आपकी आर्म लेंथ प्राइस सही से डिटरमाइन आईटेट ने नहीं की है तो हाई कोर्ट इसको लेगा, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आपकी आर्म लेंथ प्राइस वगैरह डिटरमाइन कर सकता है। हाई कोर्ट ये देख सकता है कि आपका कंपेरेबिलिटी एनालिसिस सही हुआ है या नहीं, जो आपने कंपैरेटिव कंपनियां ली है आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए वो सही ली है या नहीं, वो सब हाई कोर्ट कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस लॉ में। दिस इज द केस लॉ नंबर 11। नाउ केस लॉ नंबर 12 जो है वो बड़ा सा एक सिंपल सा केस लॉ है और ये केस लॉ ने पुराने कुछ केस लॉस को ओवरराइड कर लिया। आपने देखा होगा आपके स्टडी मैट में एज वेल एज मैंने कॉम्पैक्ट में एक केस लॉ दे रखा है मिसलेनियस टॉपिक में, दैट इज द यूरोटेक मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इस केस लॉ को ओवरराइड कर लिया उन्होंने, तो वो वाला केस लॉ है वो आप इग्नोर कर सकते हैं, यूरोटाइम मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, बट आपने वो पढ़ा भी नहीं होगा मुझे पता है करके, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या, यहां पे एक सेक्शन होती है 271C। 271C क्या बोलती है, पेनल्टी की सेक्शन है, ये ऐसा बोलती है कि अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा तो आपको 100% पेनल्टी लगेगी। टीडीएस नहीं काटा तो मींस इफ यू फेल टू डिडक्ट द टीडीएस, देन 100% पेनल्टी लगेगा। बट आपने टीडीएस काटा है और आपने जमा लेट कराया है तो क्या ये पेनल्टी लगेगा या नहीं? बिकॉज उस सेक्शन की लैंग्वेज ये बोलती है कि असेसी फेल्स टू डिडक्ट द टीडीएस तो बेटा आपको ये पेनल्टी लगेगी। बट आपने टीडीएस काटा है लेकिन जमा लेट करा रहे हो, डिपॉजिट लेट करा रहे हो, तो क्या ये पेनल्टी लगेगा या नहीं? यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं लगेगा। मींस ये पेनल्टी 271C का तभी लगेगा व्हेन यू फेल टू डिडक्ट द टीडीएस। इट मींस इफ यू डिडक्टेड द टीडीएस एंड पेड टू गवर्नमेंट लेट देन दिस पेनल्टी इज नॉट एप्लीकेबल। तब आपको सेक्शन 2011A का इंटरेस्ट लग सकता है। 2011A का आपको इंटरेस्ट लग सकता है, इंटरेस्ट है वो लग सकता है 1% पर मंथ और 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, बट आपको ये पेनल्टी 271C का नहीं लगेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला है। तो आपको मैं वापस बोल रहा हूं, देखिए क्या दे रखा है करके, ठीक है। The word fails to deduct under section 271C cannot be read as failure to deposit or pay TDS. Therefore, on the correct interpretation of section 271C, no penalty would be leviable under section 271C on delay on remittance of tax deducted at source after deducting it is on the time. So in simple word, मैं ये बोल सकता हूं आपको कि देखो TDS आपने नहीं काटा तो ये पेनल्टी लग सकता है, बट आपने TDS काटा है, गवर्नमेंट को लेट जमा करा रहे हो तो ये पेनल्टी नहीं लगेगा। फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह है वो आपको 2011A का इंटरेस्ट है वो लग सकता है करके, ठीक है। चलिए डन। एंड दिस इज द लास्ट केस लॉ, दैट इज द केस लॉ नंबर 13। ये केस लॉ है दैट इज द AT देवप्रभा जॉइंट वेंचर एंड अदर 2023 सुप्रीम कोर्ट। गाइस एक सेक्शन होती है 276B और 276B क्या बोलती है कि अगर आपने TDS काटा एंड उसको अगर आप लेट जमा करा रहे हो, आप जमा नहीं करा रहे हो, तो आपको जेल हो सकती है। ये सेक्शन 276B क्या बोलती है कि as per section 276B, if any person fails to pay the credit to the central government, the tax deducted at source, मींस TDS आप गवर्नमेंट को लेट जमा करा रहे हैं तो आपको बेटा जेल हो सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है जो कि 3 मंथ से लेके और 7 ईयर्स तक हो सकता है। लेकिन फिर है ना, एक CBDT ने एक सर्कुलर निकाला था और CBDT ने सर्कुलर निकाला था कि छोटे छोटे केसेस में हम जेल नहीं करेंगे।
छोटे छोटे केसेस में हम जेल नहीं करेंगे, जहां स्मॉल स्मॉल केसेस है, किसी ने मान लो 50,000 का टीडीएस काटा था, गवर्नमेंट को लेट जमा कराया, तो क्या उसको जेल में डाल देंगे 3 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक? तो उन्होंने सीबीडीटी ने बोला था कि हम छोटे छोटे केसेस में नहीं डालेंगे, और उन्होंने एक लिमिट डाली थी कि 25 लाख से ज्यादा का अगर अमाउंट है तो ही प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करेंगे, तो ही जेल में डालेंगे। एंड उसमें भी ऐसा 25 लाख से कम है, लेकिन अगर मान लो कोई विलफुल डिफॉल्टर है, कोई पर्सन ऐसा है जो विलफुल डिफॉल्टर है, ऐसा हर बार करता है करके, ठीक है, तो उसको जेल में डाल सकते हैं, इवन कम है। तो इस पर्टिकुलर केस लॉ में फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसी सीबीडीटी के सर्कुलर का रेफरेंस लेके उन्होंने बोला, इस केस में क्या हुआ था, सिर्फ 50,000 का टीडीएस था, 50,000 रुपीज का टीडीएस था, एंड दे हैव नॉट डिपोजिटेड ऑन द टाइम, दे डिपोजिटेड इन द लेटर पार्ट। सो क्या उसमें प्रोसिक्यूशन हो सकता है? आंसर इज नो, उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। छोटे छोटे केसेस में थे, तो उन्होंने यहां पे उन्होंने क्या किया, इसको डिसमिस कर दिया और बोला प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। जब छोटा सा केस है, 50,000 का ही टीडीएस था, उन्होंने लेट काटा और लेट जमा कराया, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो नॉट मोर रिलेवेंट केस लॉ, अगर आप चाहिए तो एक बार इसको देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द न्यू केस लॉज अमेंडमेंट। और मैंने आपको बोला कि लास्ट डे पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपके लिए पूरा इस लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो गाइज आई थिंक ये वाला लास्ट लेक्चर रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज नवंबर 2023 का एग्जाम आ गया। मैं जो भी आपके लिए मटेरियल है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, मैं मैराथन अपलोड कर चुका हूं, रिवीजन लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, अमेंडमेंट अपलोड कर चुका हूं, सुपर 30 अपलोड कर चुका हूं। ये वाले केस लॉज है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन करा लिया, मैंने हर चीज आपके लिए अपलोड कर ली। नाउ इट्स योर टर्न टू पे बैक। और पे बैक कैसे करोगे? ओनली आई विल बी हैप्पी व्हेन यू विल गिव मी द पॉजिटिव रिजल्ट। आप मुझे पॉजिटिव रिजल्ट लाके दीजिए, वही मेरे को आपसे चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत मजा आता है जब बच्चे सीए बनने के बाद मिलने आते हैं। तो जब बच्चे सीए बन जाते हैं और जब मिलने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रियली आई फील प्राउड करके उन पे, जब वो सीए बन जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी इस दुनिया में। एक बात बताऊं ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसों को भी जानता हूं, बहुत करीबी लोग हैं जो मेहनत नहीं करनी है, और हर चीज में अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, ये करना वो करना, वैसा नहीं चलेगा भैया। एक बात बताऊं ना, आपको अगर आगे बढ़ना है ना, तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। सिर्फ आप ही हो जो आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ, बाकी कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बाकी जो है, जो आपको लगता है कि नहीं नहीं उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से हो गया, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो आपकी वजह से होता है, जो भी होता है वो आपकी वजह पे होता है। आपके पास 24 घंटे है दिन में, वो 24 घंटे आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, अपने आप को एनालाइज करिए। सुबह उठते हो तो आप देखिए कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में सोच क्या रहे हो। थोड़ा अच्छा सोचो, अपने बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत बनो। थोड़े नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बहुत सारे नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपको मिलेंगे करके, ठीक है। जस्ट इग्नोर देम, उनको छोड़ो करके, ठीक है। और अच्छे से काम करो, अच्छे से मेहनत करो। ये आपके लिए जो जितने भी डेज बचे हैं, 40-50 डेज, दैट इज योर 40-50 डेज चैलेंज। जस्ट एक्सेप्ट इट, गिव योर 100%। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, एंड बाकी सब चीजें हैं वो किसी और भगवान पे छोड़ दो। बस आप जिस भगवान पे बिलीव करते हो, जिस अल्लाह में बिलीव करते हो, भगवान में बिलीव करते हो, जिसमें भी बिलीव करते हो, उस पे आप छोड़ दो। शायद वो अपने साथ अच्छा ही करेगा, ये आप अपने आप में मान के चलिए करिए, ठीक है। और प्रे करिए, मैं भी आपके लिए प्रे करूंगा। टुडे इज द गणेश चतुर्थी, सो आई विल प्रे फॉर। आई ऑलरेडी मॉर्निंग में मैं जब गया था गणपति मंदिर, तो मुझे ये लगा करके, ठीक है। मैं हमेशा जब भी गणपति मंदिर जाता हूँ तो मैं एक बार ये जरूर बोलता हूँ कि जो भी लोग मेहनत करे, जो भी अच्छे से मेहनत करे, पढ़ाई करे, उनको उनका जो ड्यू रिजल्ट है वो मिलना चाहिए। जो उनका ड्यू, जितने एफर्ट लगा रहे हैं उसके हिसाब से जो उनको मिलना चाहिए वो भगवान उनको दो, और वो आपको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो। छोटा सा टाइम बचा है, अब इतना सही तो ये टाइम आपके पास है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बट अभी भी कम टाइम नहीं बचा है, अगर आप देखोगे ना, ये टाइम भी कम नहीं है। अगर आप आज से ही एफर्ट लगाने चालू कर लो, आज से ही ढंग की मेहनत करनी चालू कर लो, तो ये टाइम भी कम नहीं है। मैंने बताऊं, मैंने जब एग्जाम दिया था तो इन द वन ग्रुप आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बट इन द अदर ग्रुप आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। बट क्या होता है ना, जब आपके पास जितना भी टाइम रहता है, उस टाइम में आप अगर उसको ढंग से यूटिलाइज करते हो, चीजें अच्छी हो जाती है। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, आपके साथ में पॉजिटिव लोग रहेंगे, आपको आसपास में पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आप हंसते खेलते लोग मिलेंगे। बट अगर आप पहले से दिमाग में नेगेटिव चीजें लेके चलोगे तो वैसे ही लोग मिलेंगे। नेचर है वो आपके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा, आपको नेगेटिव लोग ही मिलेंगे, आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पॉजिटिव बन के रहो, वो ही ज्यादा सही है, ज्यादा अच्छा रहेगा।
एंड बस यार लाइक लास्ट एग्जाम है और इस बार मैं बता दूं रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। इस बार में रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। इंस्टीट्यूट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इंटरनल करके, ठीक है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। आप मानो ना मानो, आप हंस रहे होंगे, बोले क्या बोल रहा है ये बंदा करके, ठीक है, बट सच बता रहा हूँ, एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में और इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इंस्टीट्यूट चाहती है पास करना, और क्यों पास करना चाहती है, बिकॉज अभी तो आगे जाके सब्जेक्ट भी कम हो गए, तो अभी भैया इतने टाइम से अगर मान लो आप एग्जाम दे रहे हो कोई और इस अटेम्प्ट में तो पास करना ही है आपको, तो इंस्टीट्यूट करना चाहती है आप अपने एफर्ट्स को, थोड़ा सा एफर्ट को बढ़ा दो, थोड़े एफर्ट लगा लो करके, ठीक है, तो आराम से पास हो जाओगे। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू आफ्टर बिकमिंग CA।